On behalf of Muktangan Club, I, Dr. Alka Nivedan, welcome our Principal Ma'am, Mrs. Neelam Das, Speaker of the Day, Dr. R.K. Verma, all the faculty members and dear students. The Muktagan Club of the college was established in the year 2009. The Muktangan aims for awareness of students towards rights, towards their rights, medical care, hygiene, career, and family, etc. Under this club, various activities are carried out every year. Activities like lectures by experts related to medical, environment, career, etc. Uh, Counselors, entrepreneurs, career counselors, women's security and their rights. The ages of this Under the aegis of this club, an eminent speaker has been invited today to give lecture on the career and personal life conflicts with society virtually. Welcome, sir. Uh, first of all, I first of all, I request please mute your mic. If anybody has unmuted their mic, please mute your mic. There is some disturbance. Now I request our respected principal ma'am, Mrs. Neelam Das, to welcome our eminent guest speaker. Thank you, Alka. A very good afternoon to one and all present here. And as the Muktangan Club objective suggests that this club is a part of extracurricular activity. Extracurricular activity means activity which is away from the academics. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चों को हम अभी पढ़ाई से दूर अलग अलग व्यक्तित्व के समाज के जो अलग अलग हिस्से से अच्छे व्यक्तित्व के लोग आते हैं उनसे उनका इंटरेक्शन करवाते हैं और वो उन बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करता है और वो बच्चे आगे जाकर हमारे समाज के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, इसके लिए मुक्तांगन क्लब की स्थापना हमारे यहाँ की गई थी। और आज इस मुक्तांगन क्लब में डॉक्टर R.K. वर्मा सर कैरियर और पर्सनल लाइफ के आपसी सामंजस्य के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि विमेन के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने कैरियर के साथ अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसका जो एडजस्टमेंट होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं और अपने दोनों फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर R.K. वर्मा सर आज हमें बताएंगे। मैं डॉक्टर R.K. वर्मा सर का वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में। वेलकम है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके अलका, मैं मुक्तांगन क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए कि मैं यंग स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स को एड्रेस करूं। और टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैरियर पर्सनल लाइफ। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर वर्मा को सुने, ये मेरी ड्यूटी बन जाती है और मेरी अपॉर्चुनिटी भी है कि मैं सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने स्टूडेंट्स को और हमारे साथ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे जरूर एक इंट्रोडक्शन कराऊं, क्योंकि हमारे बीच में जो हमारे एमिनेंट स्पीकर हैं वो उनका जो तारुफ है, उनकी जो पहचान है, उनका जो इंट्रोडक्शन है वही बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप हमारे बीच में हैं। Dr. R.K. Verma is MBBS, MS and LLB, and he is practicing surgeon as a surgeon in private sector since last 27 years. He is active in social work in schools and colleges, nationalism and career building and awareness also. He is the founder of such few organizations as Sashakt Bharat and World Happiness Society. He is also the author of many books such as Art of Happiness, Chir Yauvan and Naya Bharat Nayi Shakti. He has written more than 2,500 articles on social, medical and political issues in newspapers and social media. Today, he will be talking about balancing career and personal life, conflicts with society, which is a lesson to young students. Welcome, sir. Thank you very much. कैरियर एंड पर्सनल लाइफ, इन दोनों में सामंजस्य के पहले
यंग स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स को ये समझना जरूरी है व्हाट डू यू मीन बाय कैरियर एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल लाइफ। तो ये टॉक आगे बढ़ाने से पहले मैं इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूंगा। कैरियर का मतलब ये होता है आम तौर पर कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, एक पैकेज मिल गया, आप सेटल हो गए लाइफ में। शायद ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग कैरियर का मतलब यही समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कैरियर इससे और आगे की चीज है, यानी कि मेकिंग ऑफ अ ह्यूमन हु कैन चेंज द प्लेनेट, जो सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सके, लोगों को इंस्पायर कर सके। ये एम भी उस एम में जुड़ना चाहिए, वरना एक आपको पैकेज मिल जाता है, आपकी इकोनॉमी सही हो जाती है और आप लाइफ में मटेरियली आप सेटल हो जाते हैं, तो ये बात बहुत ज्यादा जमी नहीं, और शायद इसी कारण बड़ा नुकसान होता है सोसाइटी में, एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी बन जाती है। तो कैरियर मीन्स कि जो आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इन ए स्पेशलाइज्ड फील्ड, उसके साथ साथ एक क्वालिटी ह्यूमन बनना, एक अच्छा इंसान बनना जो दूसरों को इंस्पायर कर सके। तो कैरियर का मतलब ये समझिएगा मेरी टॉक में। उसके आगे पर्सनल लाइफ का मतलब क्या होता है। अब पर्सनल लाइफ में मेरा यहां पर, चूंकि मैं यंग गर्ल स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं, तो पर्सनल लाइफ का ये मतलब नहीं है आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ। यहां पर पर्सनल लाइफ का मतलब है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स। आपने देखा सोसाइटी में आजकल, आप किसी भी यंगस्टर से बात करिए और उसकी जरा सी भी पर्सनल बात हो तो वो तुरंत बोल देगा कि दिस इज माय पर्सनल लाइफ। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है मेरी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। मैं समझता हूं कि यहां पे मैं 16 टू 22, 23, 24 इस एज ग्रुप के बीच के लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन कैरियर बिल्डिंग। अब कैरियर बिल्डिंग फीमेल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए। इस बात को, उसको समझने से पहले एक बात को और समझिए, फीमेल और मेल, अक्सर क्या होता है हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी की। Why should only boys have all the fun? ये आप ऐड देखते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारी फीमेल्स लड़कों की बराबरी चाह रही है, इक्वलिटी। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना यह है कि आप फीमेल्स को फेयर सेक्स कहते हैं। Why do you call them fair? कि because they are superior, because they can create the life, they have created the life. तो वो हर मामले में सुपीरियर हैं। तो अगर आपको यही कहना है इक्वलिटी, तो सुपीरियर और इंफीरियर में इक्वलिटी की क्या बात है? और अगर आप देखें तो हर मायने में एक फीमेल, एक स्त्री, एक समाज का आईना होता है। हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। मेरी राय यह है कि उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि एक स्त्री समाज का सकारात्मक आईना होता है। कोई समाज कितना बढ़िया है ये इस पे डिपेंड करता है कि उस समाज की स्त्रियां कितनी बढ़िया हैं और वो कितना चेंज कर सकती हैं सोसाइटी को। एक जो पढ़ी लिखी स्त्री होती है वो अपने अराउंड 25-30 लोगों को बदल देती है। एक पढ़ा लिखा जो युवक होता है वो तो मुश्किल से 5-6 लोगों का इफेक्ट कर पाता है। Please mute yourself. नहीं होती। Please mute yourself, everyone. Yes. लेकिन एक शिक्षित संस्कारी स्त्री कम से कम 25-30 लोगों का जीवन बदल देती है, बदल सकती है। उसके अंदर ट्रेमेंडस पावर होती है। तो सबसे पहले तो हमारी यंग गर्ल स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि आप ये इक्वलिटी के चक्कर में ना रहकर, आप क्यों नहीं, आप सुपीरियर हैं तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबल होकर क्यों ना सोसाइटी को ट्रीट करें। अगर ये भावना अंदर आ जाती है, हाँ ये मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होने को हम लोग इंफीरियरिटी मान लेते हैं। डिपेंडेंट होना गलत है और इस डिपेंडेंसी से ही
इस डिपेंडेंसी से ही ये भावना पैदा होती है कि निर्भरता का मतलब हुआ कि गुलामी, और गुलामी का मतलब हो गया हम इंफीरियर। तो इस कॉम्प्लेक्स से हमारी फीमेल स्टूडेंट्स को बाहर आना है हर सूरत में। अब जब आप बाहर उस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाते हैं, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो जाते हैं। अब जब 15 से 25 के बीच की जो एज ग्रुप होती है, उसमें मैं एज ए डॉक्टर आपको बताऊं कि मेडिकली आपका योर बॉडी इज बीइंग फ्लडेड बाय हार्मोन्स, आपके अंदर अलग किस्म के इमोशंस आने लगते हैं। आप कैरियर के साथ साथ आपके अंदर रिलेशनशिप या कुछ अपनी पर्सनल लाइफ या सीक्रेट लाइफ की तरफ रुझान जाने लगता है। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर साहब का, मेरे जानने वाले थे, उनकी बेटी इंटरमीडिएट में मोर देन 95% मार्क्स लाती है, बहुत टैलेंटेड, मेधावी, और उसके बाद वो बीएससी में आती है, वो कंपटीशन देने लगती है, और उसके बाद वो एक रिलेशनशिप में पड़ जाती है एक ऐसे लड़के से जो ना तो कैलिबर में उसके बराबर है, बस वो देखने में ठीक है, हैंडसम है, और वो उसके बाद उसका फोकस खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप कैरियर में फोकस कर रहे हैं तो आपकी फोकसिंग रिलेशनशिप के साथ मेंटेन रह ही नहीं सकती। अब वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं तो इस लड़के से आई एम इन लव विद दिस बॉय और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जब तक उसका बीएससी कंप्लीट होता है तो माँ बाप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर कहते हैं नहीं मान रही हो तो ठीक है मैरिज कर लो। उस बीच में उसका कहीं सिलेक्शन भी नहीं होता है, उसकी मैरिज हो जाती है। मैरिज होने के बाद ये क्या होता है कि थोड़े दिनों के बाद दैट हैंगओवर इज ऑफ, वो हनीमून पीरियड इज ऑफ, और उसके बाद वो लड़की थोड़ी सी मिजरेबल रहने लगती है। वो लौट के आके अपने माता पिता से कहती है कि मैंने अगर एक गलत निर्णय लिया तो आप क्या कर रहे थे, आपने उस समय रिएक्ट क्यों नहीं किया, आपने मेरी लाइफ और मेरा कैरियर क्यों खराब कर दिया। आप उस समय अगर रेजिस्ट करते तो मैं कैरियर पे फोकस करती, मेरा फ्यूचर बनता। अब मैं क्या हो गई हूं, एक डिपेंडेंट वुमन बन गई हूं, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें तो, मेरा तो कैरियर खत्म हो गया, मैं बेकार हो गई। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो मेरा यह मानना है कि 99% केसेस में यही एग्जाम्पल हर फैमिली में है। अब यहां से टॉपिक थोड़ा डेविएट हो गया। डेविएट ये हो गया कि आप मान के चले थे कि करियर और रिलेशनशिप में सामंजस्य बैठाना है, मैं यहां पे दूसरी बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने रिलेशनशिप की तरफ जरा सा भी डेविएट करे तो आप कैरियर से डिफोकस हो गए, आपका फोकस खत्म हो गया। इसलिए जितनी भी यंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैसेज ये, अब इस टॉक को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, यंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये एक ट्रायंगल बनता है। किसी की भी पर्सनालिटी, किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी बनती है 3 लोगों से, इनिशियली उसके पेरेंट्स, उसके बाद स्कूल में उसके टीचर्स, और उसके बाद सोसाइटी। अब सोसाइटी का मतलब हो गया कि वो जो इंडिविजुअल है वो कैसे सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, कैसी सोसाइटी उसे मिलती है, उसी हिसाब से उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। माँ बाप से अलग हो जाता है, टीचर से डिफोकस हो जाता है, ले दे के लास्ट में उसको स्वयं निर्णय लेना होता है। और अगर एक टेंडर माइंड है 15 से 22 साल के बीच में, 16 से 22-23 साल के बीच में, आपकी समझ उतनी मैच्योर नहीं होती। उस समय आपका एक फाउंडेशन, जैसे पौधा बड़ा हो रहा होता है, तो वो पौधा बड़ा हो रहा है, वो भी ट्री में कन्वर्ट नहीं हुआ है। आप जो सोच रहे हैं वो 3 साल बाद आप कुछ और सोचेंगे, टोटली डिफरेंट। उसके बाद इतना नहीं डिफरेंस आएगा आपकी थिंकिंग में। तो ले दे के क्या हुआ कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि कैरियर से आपका फोकस खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं और कैरियर बना रहे हैं, तो फर्स्ट फोकस ऑन योर कैरियर। और कैरियर में फोकस करते समय प्राइमरी एम क्या होना चाहिए, अपनी मातृभूमि से जुड़ा रहना, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना, नैतिकता, मॉरल्स से जुड़ा रहना। अगर आप अपनी मातृभूमि, राष्ट्र
संस्कार, संस्कृति और नैतिकता से नहीं जुड़े हैं, तो चाहे आप जितने बड़े व्यक्ति बन जाएं, आप कहीं पहुंच जाएं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब है। चाहे आप जितना पैसा कमा लें, आपको ना तो हैप्पीनेस मिलेगी, ना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसलिए अगर यंग माइंड्स में ये चीज भर दी जाए कि आपको जो भी काम करना है वो इसी फैब्रिक में करना है, कि आपको संस्कार और संस्कृति, परंपराएं, अच्छी परंपराएं, बुरी परंपराएं नहीं। परंपराएं क्या होती हैं कि आप वेस्ट को फॉलो करते हैं, आप डांस में, ड्रेसेस में, फूड में आप वेस्ट को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, आप केक और बिरयानी की कल्चर में चले जाते हैं, और जो अच्छी परंपराएं हमारे देश की हैं उससे आप डेविएट हो जाते हैं, उसकी आप हंसी उड़ाने लगते हैं। तो परंपराओं में अब विदेश की परंपरा है कि वहां पे पंक्चुअलिटी है, एफिशिएंसी है, बहुत अच्छा काम करते हैं लोग, वो नहीं फॉलो कोई करता है। फॉलो क्या करते हैं? जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो फॉलो कर रहे हैं। तो हम उनकी बुरी आदतें ले ली, परंपराएं, अपनी बुरी परंपराएं ले ली और मिलके बुरे व्यक्ति बन गए। यही प्रॉब्लम, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जो यंग माइंड्स हैं उनमें ये इनकलकेट करना बड़ा जरूरी है कि ये गिवन दीज कंडीशंस तभी आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज नॉट। अभी आपकी ये स्टेज नहीं है कि आप ये रिलेशनशिप, दिस इज माय पर्सनल लाइफ, नो वे। अब मैं पेरेंट्स की बात करता हूं कि अब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको एज ए सोशल वर्कर बताऊं कि मैं हर जगह देख रहा हूं, क्योंकि वही बच्चे बाद में पेरेंट्स बन जाते हैं। अगर वो मैच्योर नहीं हुए तो वो अच्छे पेरेंट कैसे बन सकते हैं? अब पेरेंट्स में क्या है कि वो कहीं ना कहीं, जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में ये है कि वो बच्चों से कह देते हैं भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, तुम भाई स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, तुम्हें कैरियर चूज करना, तुम जानो। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सोचते हैं कि आपके बगैर गाइड किए हुए या किसी के भी बगैर गाइड किए हुए बच्चा बिल्कुल सही डिसीजन ले लेगा, ये बड़ा मिथ्या है, बड़ा बड़ा गलत है। हो सकता है कि बच्चा किसी चीज से इन्फेचुएट हो जाए, किसी चीज से अननेसेसरी अट्रैक्ट हो जाए, वो गलत डिसीजन ले सकता है। तो आपका ये कहना कि नहीं साहब वो डिसीजन लेगा और उसी का डिसीजन हम मानते हैं, एक तो ये इस एटीट्यूड में चेंज लाना बहुत जरूरी है। अब पेरेंटिंग में जो माँ बाप हैं, माँ बाप अगर आप ध्यान नहीं देते हैं कि आपकी बच्ची या बच्चा स्कूल जा रहा है तो रास्ते में क्या हो रहा है, स्कूल से लौटते समय रास्ते में क्या हो रहा है, जब वो लौट के आई आपने उसके साथ खाना भी नहीं खाया, उसको आप किचन भी नहीं ले गए, उसको आपने अच्छी भारतीय आदतें भी नहीं डाली, और आप उससे ये पूछ भी नहीं रहे हैं कि स्कूल में क्या हुआ, तुमने क्या किया, उसके डेली रूटीन के बारे में भी नहीं पूछ रहे हैं, तो यू आर कमिटिंग ए ग्रेट मिस्टेक। आप ब्लंडर कर रहे हैं। और उसके आगे आप ब्लंडर क्या करते हैं, जो आजकल जो मैं बताने जा रहा हूं आप चौंक जाएंगे, जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत तेजी से चौंकेंगे, हो सकता है आप बात माने ना। आजकल आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा, लड़का या लड़की इंटरमीडिएट करते नहीं हैं, कि रिजल्ट निकलता नहीं है, कि आप सीधे ये सोचते हैं कि अब ये बच्चे को बंबई जाना है, कि अहमदाबाद जाना है, कि बेंगलोर जाना है, कि नोएडा जाना है, कि कहां जाना है, कौन सा वो कॉलेज अच्छा है, कौन सा वो कॉलेज अच्छा है। आप अगर लखनऊ में हैं तो आप सोचते हैं कि लखनऊ शहर तो एकदम बेकार है, यहाँ पे तो कोई बन ही नहीं सकता है, सब बेकार है। ये इतना गलत एटीट्यूड है, इसकी वजह से लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। अब आप चौंकेंगे इस बात पे, आप कहेंगे साहब जहां अच्छी पढ़ाई होगी वहीं तो जाएगा बच्चा, ना, ये गलत है। मैं आपको बताऊं कि पहले हम लोगों के समय में ये होता था कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गए तो ये होता है कि चलो भाई लखनऊ मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, कानपुर नहीं मिला, तो चलो भाई बंबई मिल गया, दिल्ली मिल गया। एक मेडिकल कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी जो एक प्रोफेशनल लाइफ होती है उसके लिए बच्चा बाहर जाएगा। बात समझ में आती है? आप आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, 5 आईआईटी हैं और बन गई हैं, आप वहां जा सकते हैं, वहां बच्चों को भेज सकते हैं। अब आजकल क्या हो गया है कि मेरे एक जानने वालों ने अपने बच्चे को मुंबई भेजा एनिमेशन का कोर्स कराने। मुंबई के एक मॉल के 2 कमरों में कोई जना एनिमेशन सिखाता। वो बड़े आदमी थे, उन्होंने हजारों लाखों रुपए खर्च करके उसको एनिमेशन सिखाने के लिए मुंबई में एक मकान, अपार्टमेंट दिलवाया, वहां से वो उस मॉल में जाके सीखता था। और जब वो 2 साल के बाद लौट के आया तब वो सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था, फास्ट फूड भी खाता था। 24-25 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक भी हुआ, खैर बच गया।
उसके बाद सुधर गया थोड़ा बहुत, जो कंडीशंस थी थोड़ी बेटर हो गई। अब आप बताइए कि एक बिजनेस क्लास की फैमिली अपने बच्चे को एक एनिमेशन जैसा छोटा सा कोर्स कराने लखनऊ से बंबई भेज दे 2 साल के लिए। अब उसका कांटेक्ट माँ बाप से खत्म हो गया। जो उसके इंटरमीडिएट वाले टीचर्स थे जिनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहता था, उनसे उनका कांटेक्ट खत्म हो गया। जहां वो पला पुसा बड़ा हुआ मातृभूमि, वहां से उसका कांटेक्ट खत्म हो गया। आपने उसको नए माहौल में ग्लिटरिंग एटमॉस्फेयर में भेज दिया और वहां उसकी सब आदतें पड़ गई और लौट के आया। अब ये कौन सी कैरियर बिल्डिंग है? ऐसे जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लड़कों के भी और लड़कियों के भी। मैं किसी लाइन को डिमीन नहीं कर रहा हूं। अगर कोई सोच रहा हो डिमीन, मैं डिमीन नहीं कर रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टरी को और आईआईटीएंस को उसी को हाईलाइट कर रहा हूं, बाकी प्रोफेशन को। लेकिन अब आप सोचिए कि फैशन डिजाइनिंग और जाने क्या हजारों सैकड़ों कोर्स करने के लिए आप लखनऊ से अपनी इंटरमीडिएट पास की हुई लड़की को आप भेज देंगे एक अनजान शहर में, और बाद में आप कहेंगे कि साहब ये इसकी तो ये सोसाइटी खराब हो गई, ये इसकी तो थिंकिंग बदल गई। ये कौन सा तरीका है? मैं पेरेंट्स से अपील करता हूं। आप क्या सोचते हैं कि आजकल ऑनलाइन, हम देखिए हम आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन, क्या आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं? क्या भाई मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूं, है एक सक्सेसफुल कैरियर लिया है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में लोग पढ़े हैं। मैंने तो ये तक देखा कि लोगों ने ये किया कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसने कहा लखनऊ में नहीं कराएंगे, दिल्ली में कराएंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, दिल्ली में कराएंगे। अब ये कौन सी मेंटेलिटी पेरेंट्स में ये पैदा हो गई है? मैं तो बहुत ज्यादा अपील करूंगा पेरेंट्स से, कृपया ये काम ना करें। आप अगर बच्चों को बहुत कम उम्र में अपने से अलग कर देते हैं तो आप उनका 80% इन्फ्लुएंस अपनी मातृभूमि का, अपने शहर का, अपने जानने वालों का, पिता माता का, सबका इन्फ्लुएंस खत्म कर देंगे। और वो किसके कांटेक्ट में आएंगे आपको मालूम है? आप उनके साथ तो रह नहीं रहे, आपसे बस एक बार रात में बात हो जाएगी टेलीफोन पे। ये कौन सा तरीका है? मैंने इस पे बहुत बोला है पहले भी, मैंने इस पे बहुत लिखा है कि आप क्या समझते हैं कि शहर छोड़ करके दूसरे शहर में बच्चा बहुत बढ़िया बन जाएगा? क्या ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप भेज रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड में भेज रहे हैं कि किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं तो बात समझ में आती है। 5% 10% मुझे बात समझ में आती है, लेकिन 90% केसेस में मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, और आप उसमें अपनी इकोनॉमी ध्वस्त कर लेते हैं। आपका बच्चा हो सकता है सक्सेसफुल कैरियर कुछ लोगों का बन जाता है, आपको पैकेजेस मिल जाते हैं, विदेश में चला जाता है बच्चा, आपने उसको संस्कार नहीं दिए, आपने अपनी संस्कृति नहीं बताई, आपने अपना खान पान नहीं बताया, कुछ नहीं आपने बताया। बाद में वो पेरेंट्स यहाँ अकेले, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पेरेंट्स अकेले सड़ रहे हैं। और जब वो कोमा में जाते हैं या उनकी डेथ होती है, एज ए डॉक्टर मैं रोज 10 केस देखता हूं, और उसके बाद वो कहते हैं साहब बच्चा तो आया नहीं। अब आपने बच्चे को क्या संस्कार दिया था? आपने तो बच्चे को कहा था कि नहीं साहब जितना बड़ा पैकेज हो वहां जाए, ये जाए। आपने एक मटेरियल कल्चर में भेजा था। अगर वो प्रगति का मापदंड है तो फिर मेरे ख्याल से तो ये मिथ्या है। ऐसी प्रगति के क्या माने? हाँ, अगर आप बहुत ही ऐसा चैलेंजिंग जॉब है जिससे कि वो दुनिया बदल दे रहा है, तब मैं मानता हूं। लेकिन आप पर्सनल गेन के लिए, केवल पर्सनल गेन की कितने लाख कमाए, कितने करोड़ कमाए, उसके लिए आप फैमिली, सोसाइटी, सबका फैब्रिक बदल दें, अपने देश की संस्कृति को ध्यान ना दें, ये गलत है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले भाई इतना आप चेंज कर लीजिए कि आपके शहर में बच्चा बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये एटीट्यूड, ये आप मानसिकता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप यंग लड़की को 17-18 साल की आप भेज देते हैं दूसरे स्टेट में हजारों किलोमीटर दूर, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है, कुछ भी हाथ में नहीं आता। तीसरा, मैं टीचर्स के लिए, देखिए मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि टीचिंग से बड़ा नोबल प्रोफेशन कोई नहीं होता, एक टीचर से महान कोई व्यक्ति नहीं होता। हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में शायद उतनी रिस्पेक्ट ना मिलती हो, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं अब आज भी अपने जो मेरे अध्यापक थे उनकी मैं इतनी इज्जत करता हूं जिसकी मैं आपको कल्पना बता नहीं सकता। मैं इस प्रोफेशन को बहुत बड़ा प्रोफेशन मानता हूं, और वो यंग माइंड्स को बना सकते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, वो देश को या विश्व को या प्लेनेट को इतने अच्छे बच्चे दे सकते हैं, पूरा सब कुछ बदल सकते हैं।
कहते हैं कि अच्छा टीचर होता कौन है? जो अपना सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ा ले वो? मेरे ख्याल से नहीं। सब्जेक्ट आप अच्छा पढ़ा लेंगे, फिर अगेन आप उसको एक कैरियर बना देंगे, उसको पैकेज मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, वो हैप्पीली सेटल हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द एम। आई एम सॉरी, मैं इस एम से कभी सेटिस्फाई नहीं होता हूं, कभी जस्टिफाई नहीं करता। अब अच्छे टीचर की परिभाषा मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आप किसी बच्चे को ऐसा मोटिवेट कर दें, ऐसा इंस्पायर कर दें कि वो बच्चा दुनिया को बदल दे, और ऐसा पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट टीचर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस में दो टाइप के टीचर होते हैं। जो स्टूडेंट्स की फीडबैक मुझे मिलती है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं। एक होता है कि बच्चा कहता है कि ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ये टीचर साहब सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत बढ़िया है इनकी। दूसरा होता है कि ये टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये आते तो सब डरने लगते हैं। अब वो जो जिसको इंस्पायर करना था या मोटिवेट करना था, उस टीचर के बारे में ये हो जाता है कि वो आके डराता है। मेरे एक प्रोफेसर थे, बहुत बड़े सर्जन, वो प्रिंसिपल भी हुए मेडिकल कॉलेज के, और जब रिटायर हुए तो उनकी एक स्पीच हुई, वो स्पीच मुझे आज तक याद है। वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा कि जब भी मैं निकलता था तो स्टूडेंट दाएं बाएं हो जाते थे, इतना डरते थे कि पूछिए नहीं। थ्रूआउट माय लाइफ आई हैव बीन अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बट नाउ ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट एंड आफ्टर द रिटायरमेंट आई मस्ट कन्फेस दैट आई वॉज रॉन्ग। मैं गलत था। लव इज द की, नॉट द स्ट्रिक्टनेस। और यकीन मानिए कि जो प्रेम है, प्रेम से तो ये दुनिया, आप एक हिंसक शेर को बदल देते हैं प्रेम से, तो बच्चे को तो आप प्रेम से जाने कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। तो क्या होता है कि या तो कॉम्बिनेशन मिलता है कि बहुत अच्छा टीचर है, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत बढ़िया, या बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है, वो आता है सारे बच्चे डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ये हो जाता है। वो डर के मारे ब्रेन में नहीं जाता है, और वो जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला है वो केवल सब्जेक्ट की बात करता है, बात बन नहीं पाती है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब्जेक्टिव नॉलेज तो दे ही दें, लेकिन हम अपनी टॉक में, 1 घंटे की टॉक में 10 मिनट का समय इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, क्या नहीं? और यकीन मानिए कि जिस दिन आपने 4 बच्चों को भी इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया, आप समझिए आपके जीवन का ध्येय पूरा हो गया। आपने ये दुनिया बदल दी, आपने दुनिया बदलने का पूरा मुहिम, सब कुछ पूरा कर दिया। तो टीचर से मेरी अपील ये है कि कुछ ना करिए, एक सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ बच्चों को इंस्पायर, बच्चों को मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए टुवर्ड्स बीइंग ए वेरी गुड ह्यूमन। पहले अच्छा इंसान बनना है, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को फॉलो करते हुए अगर तुमने अपने एम को पूरा कर लिया। अगर तुम डॉक्टर बन रहे हो तो तुम्हारा एम केवल ये नहीं है कि एक अस्पताल खोल करके तुमने पैसा कमा लिया। तुम्हारा एम है टू चेंज द सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे। तुम उन हजारों व्याधियां अगर दूर कर देते हो अपनी क्वालिफिकेशन से, देन यू आर ए सक्सेसफुल डॉक्टर। इसी तरीके से तुम अगर कोई भी टेक्नोक्रेट हो, तुम अगर अपने जो तुम सीखे हो उससे तुमने अपने गांव को, अपनी मातृभूमि को बदल दिया है, देन योर एम इज फुलफिल्ड। ये नहीं कि आप अमेरिका में जाके आपने ये पैकेज ले लिया और पैकेज लेकर के आपके माता पिता बीमार हुए तो आपने कहा ये ड्राफ्ट भेज रहा हूं, मैं आ नहीं सकता। ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। शायद मिडिल क्लास यही शिक्षा दे रहा है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास इज इन ट्रबल, होल सोसाइटी इज इन ट्रबल, और ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आ रही है। ये टॉपिक मैंने सामंजस्य स्थापित करने के लिए नहीं लिया था, माइंड यू, मैंने ये बताने के लिए लिया था कि 16 to 25 के बीच में देयर इज नो पर्सनल लाइफ। कैसे पर्सनल लाइफ हो सकती है? वो तो आपकी बिल्डिंग, आपके कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरियर बिल्डिंग, ह्यूमन बीइंग बिल्डिंग की लाइफ है। आप जो 6 साल 16 से 22 के बीच में होते हैं, आप वही 100 साल तक होते हैं। उसी 6 साल का आप पूरे 100 साल में उसका फल भोगते हैं। लड़कों के लिए तो 4 ही साल होते हैं, 16 to 20, लड़कियों के लिए 16 to 22। उसके बाद थिंग इज ओवर।
उसके बाद कुछ नहीं होता। तो आप अपने इस प्रेशियस टाइम को रिलेशनशिप भाई, तो रिलेशनशिप की बात तो आप तब करोगे ना जब आप कैरियर बिल्डिंग का वो। तो मेरे ख्याल से ये 3 सेगमेंट हैं। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो ही इज फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है। सर हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेन है। 40 मिनट्स का ही हमारी जो था वेबिनार था। नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ किसी को अगर कोई एक आधा प्रश्न पूछना हो तो टॉक खत्म करी जाए फिर। जी जी जी, किसी को कुछ पूछना है डॉक्टर साहब से? आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। सारी चीजें आपने इतनी क्लियरली बताई, इतनी बड़ी बात को यस सर, इतनी बड़ी बात को जो कि बहुत समझने वाली बात है, उसको इतने सहज और सरल शब्दों में आपने समझाया। और पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को सबको एक साथ लेकर आप चले। निश्चित ही ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, और हम टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो हम लोगों के लिए भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे से शब्द आपको जरूर कहना चाहूंगी मैं कि उजालों को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, कि दुनिया जान लेती है ये जब सूरज निकलता है। तो निश्चित ही आप वो सूरज हैं, आप वो निश्चित ही वो सूरज हैं जो हमारे बच्चों में भविष्य में, बच्चों के भविष्य में प्रकाश आपकी वजह से फैलेगा। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर नीता सक्सेना मैम, कन्वीनर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ मुक्तांगन, टू गिव वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू अलका एंड थैंक यू डॉक्टर साहब। सब कुछ आप लोगों ने कह दिया है, मेरे लिए तो बस धन्यवाद कहना बचा है। तो मैं डॉक्टर साहब का जो एक चिकित्सक हैं, एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे पिता हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा टॉक दिया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर नीलम दास जी जो हमारी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी और बच्चों का बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स मैं अपने प्रिय सहयोगी डॉक्टर अलका निवेदन को देना चाहूंगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संचालन किया। और डॉक्टर साहब अगर टाइम है, अलका अगर टाइम है तो 1 मिनट में डॉक्टर साहब के लिए एक ही लाइन में सब कुछ कहना चाहूंगी कि जितने अच्छे चिकित्सक हैं, जितने अच्छे ये इंसान हैं, उतने अच्छे ही पिता भी हैं, क्योंकि इनके संस्कारों, नैतिकता के कारण, संस्कृति, इनके पालन पोषण के कारण दोनों पति पत्नी, जितना मैं जानती हूँ, इनके दोनों बच्चों ने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है। इनकी बेटी भी आईएएस है, इनका बेटा भी आईएएस है, बहू इनकी डॉक्टर है, और दामाद भी इनके आईएएस हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके बेटे ने बहुत छोटी उम्र में राष्ट्रपति भवन में स्पीच दी है। ये इन्हीं का कमाल है, इन्हीं का पालन पोषण है, इन्हीं का मार्गदर्शन है। तो मैं अपने बच्चों को ये कहूंगी कि ऐसे मार्गदर्शन के लिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है, तो जरूर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं पुनः सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नज़्मा और ममता को भी बहुत धन्यवाद जो स्क्रीनशॉट्स ले रही हैं बराबर। और सब लोगों के लिए हैप्पी दिवाली, सुरक्षित दिवाली, और सब लोग बहुत उत्साह से त्योहार मनाएंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ मनाएंगे। तो हम फिर डॉक्टर साहब को कभी जरूर बुलाएंगे। तो नीलम जी, हाँ नीलम जी, जैसे आप, थैंक यू सो मच डॉक्टर नीता. Now I would like to end up this extremely informative session with the allowance of our respected principal ma'am. Ma'am, kindly allow